कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इन दिनों टूट फूट और बिखराव का शिकार है। नीतीश कुमार के बाद अब जयंत चौधरी भी इंडिया ब्लॉक को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक से दूरी बना सकती है। उधर 14 जनवरी को मणिपुर से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, उसी के साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े और कद्दावर लीडर, एक ऐसे लीडर जिनकी फैमिली का तकरीबन 55 साल का रिश्ता था कांग्रेस से, मिलिंद देवड़ा, उन्होंने ठीक उसी दिन पार्टी छोड़ी जिस दिन राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे थे। उस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो जो सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था वो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम से होते हुए महाराष्ट्र के साबिक सीएम अशोक चव्हाण तक आ पहुंचा है। बाबा सिद्दीकी भी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर वो उनको नहीं निकाला जाता तो वो खुद भी पार्टी छोड़ सकते थे। बहरहाल ऐसे में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या है इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस में टूट फूट की असल वजह। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ आमिर शेख साहब जुड़ चुके हैं इस मसले पर बात करने के लिए। बीजेपी से ऋषभ तिवारी साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अतुल यादव और सीनियर जर्नलिस्ट प्रभात त्रिपाठी जी भी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और पहला सवाल आमिर शेख साहब आप ही के पास में आता हूं पहले सवाल के लिए। पहला सवाल यही है कि आज एक ऐसा लीडर कई सारे दूसरे लीडर के साथ पार्टी छोड़ करके चला गया है जो स्टेट के मतलब जो है पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके थे, जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, कद्दावर लीडर थे, अपनी एक पहचान थी और लंबे वक्त से पार्टी के बड़े लीडर थे वो और पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए थे। आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कितना बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए? जी शुक्रिया। जहां तक जो लीडरान की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लीडरान कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं जी, तो इसमें बहुत सारे मामलात हैं। कोई मैं कहूंगा कि कोई किसी को डर है, कोई दबाव में है, हाँ, और कोई लालच में अपना जमीर दुकान पे सजा के रखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर रियासत की भी बात करें, हमारे साथ गुलाम नबी आजाद साहब भी जुड़े थे और उन्होंने भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। तो उसमें कुछ अलग मामलात हैं। बाकी जो लीडरान छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मामला क्या है, देख रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये मुल्क के माहौल को देख रहे हैं। जिस मुल्क में हम जब आइन की बात करते हैं और आइन की शुरुआत जहां से होती है, जहां पर डेमोक्रेसी, जमहूरियत हम कहते हैं, बराबरी की हक है हमको, जमहूरियत है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, सेक्युलरिज्म है, जो आजकल कहीं पर दिखने को नहीं मिलता है। इस सरकार ने आइन को बालाए ताक रखा हुआ है। आइन आपको कहीं दिखता नहीं है। अकलियत के साथ आप किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, और मुसलमानों को यह लगता नहीं है कि यह मुल्क उनका है। तो अब कुछ लोग जिनको आप लोग जो हम कहते हैं कि लीडरान है, मैं तो लीडर नहीं कह सकता हूं। क्योंकि इनको लगता है कि इनका फ्यूचर जो है सरकार जो भारतीय जनता पार्टी या उनकी हिमायत में जो लोग हैं, इनको लगता है कि इनका अपना जो मुस्तकबिल है, आवाम के मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे हैं, अपने जाती मुस्तकबिल के लिए, अपने घर की मुस्तकबिल की बात सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो उसी के चलते इनको लगता है कि अब तो आने वाला जो है, अगर इस चुनाव में नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार फिर से आ जाती है तो उसके बाद आपको जमहूरियत का कहीं निशान नहीं दिखेगा, शायद चुनाव भी नहीं होंगे और अपने आप को उसी तरीके से एक डिक्टेटर डिक्लेयर कर देंगे। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि जो अंदर का जहर, वो एक शेर है कि अंदर का जहर निचोड़ लिया दुल के आगे, कितने शरीफ लोग थे खुल के आगे। तो आहिस्ता आहिस्ता असली रंग जो है बाहर आ रहा है। ठीक है, सही है। प्रभात त्रिपाठी जी, एक सीनियर सहाफी होने के नाते, चूंकि सियासत को भी आपने देखा है और मुल्क के माहौल को भी देखा है, और ना सिर्फ सियासी पार्टियों के लीडर्स को बल्कि मुल्क के मूड को भी बदलते हुए आपने देखा होगा। किस तरीके से आप इन चीजों को लेते हैं? मतलब आप जो है 14 जनवरी से अगर शुरू करें, देखिए हम पुरानी बातों को भी करेंगे, मतलब 2020, हालांकि ले लीजिए शुरू से, बहुत पहले से, मतलब ममता बनर्जी, उससे पहले भी इंदिरा गांधी के वक्त भी पार्टी में टूट फूट हुई थी, ये सब चलता रहा। मगर अगर हम अभी की बात करें, 14 जनवरी जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जो है कर रहे थे मणिपुर से, पार्टी के एक तरीके से वो तो साबिक मतलब जो है पार्टी चीफ भी रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मगर पार्टी का दारोमदार उन्हीं के आसपास ही मतलब घूमता है। भले ही खड़गे साहब पार्टी चीफ हो, मगर
सारे डिसीजन लोग कहते हैं कि वही लेते हैं। जिस दिन वो इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, ठीक उसी दिन शायद प्लानिंग के तहत या कुछ जो भी कुछ होगी, स्ट्रेटजी कोई ना कोई रही होगी, मिलिंद देवड़ा छोड़ करके चले गए थे। और उसके बाद आज एक बड़ा झटका लगा है। बीच में अगर हम देखें, अभी 2 दिन पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी ने बाहर किया। बाबा सिद्दीकी पिछले हफ्ते जो है पार्टी छोड़ चुके हैं, जो लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र के अच्छे नेता माने जाते हैं। वजह क्या है, किस तरीके से आप इन चीजों को देखते हैं? ये मतलब ये सियासी बदलाव है, आइडियोलॉजिकल मतलब जो है कहीं जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर लालच है? क्या देखते हैं आप? मतलब समझ में क्या आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस के साथ? जी, आप शायद म्यूट है सर, अनम्यूट कर दीजिए। मैं जी, आवाज आ गई? जी बिल्कुल आ गई। हाँ, मैं खुर्शी साहब ये कह रहा था कि मैं इसको 2 पहलुओं में समझाना चाहता हूं। जी, पहला पहलू तो ये है कि जिस तरीके से आज जो ये कांग्रेस छोड़ के जो भी नेता जा रहे हैं, वो अपने एक राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में इस समय देखिए देश की स्थितियां क्या हैं। देश जैसे कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुसलमान परेशान है, मुल्क में जो है आईन नहीं है, ये सारी बातें कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बातें हैं और कांग्रेस इसके लिए संघर्ष भी कर रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई इस देश से। कांग्रेस एक राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, भले जनता के बीच में वो बात संदेश के रूप में नहीं जा पा रही है, वो अलग बात है। लेकिन एक उभरते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नेता, एक युवा नेता के रूप में कांग्रेस के एक बड़े, अब वो पप्पू या वो युवराज या जो ये बात है, ये कुछ नहीं है। आज राहुल गांधी ने एक थोड़ा सा अपने आप में ये प्रूव किया है कि देश की जो समस्याएं होंगी उसकी बात हम जनता के बीच रखेंगे, और रख रहे हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो सामाजिक न्याय यात्रा, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो। अब देश की जनता का मिजाज क्या बदल गया है? कौन सी पार्टी सत्ता में 10 साल से है और हो सकता है 5-10 साल और रहे? सवाल ये नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो आपने सवाल किया कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो क्यों है, उसका मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस ने जो अपनी कुछ गलतियां की हैं, उन गलतियों को अब सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जनता के बीच हो। जनता के बीच राहुल बात रख रहे हैं। राहुल एक बहुत अच्छे, एक बड़े नेता के रूप में, भले उनको सत्ता मिले या ना मिले, भले वो फिर 40 आ जाए या 60 आ जाए, लेकिन कांग्रेस ने ये देश की जनता के सामने ये बताने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति विरोध की राजनीति कर रहा है और वो उस राजनीति के लिए सड़क पे उतरा है, जनता से मिल रहा है, जो राजनीति होनी भी चाहिए। अगर देश के अंदर कोई विपक्षी पार्टी या कोई नेता नहीं होगा तो एक हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप तरीके की चीजें होंगी। लेकिन अब दूसरा पहलू आ जाइए, जो ये कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं जी, एक मोदी का एक कैनवास, एक छतरी, या मोदी का एक इतना बड़ा एक ऑरा जो हो गया है, उस ऑरे के सामने ये सारे नेता जानते हैं, राजनीतिक दल के लोग जानते हैं, चाहे जयंत चौधरी हो, आरएलडी हो, या कांग्रेस के अशोक चौहान हो, या नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अगर पलटी मार सकता है, जिसने कभी मंच पे मोदी के बराबर उसकी एक राजनीतिक हैसियत थी, तो और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ा कारण खुर्शीद जी मैं बता दूं आपको, 2024 के चुनाव में जी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो इस देश के अंदर, चाहे वो सनातन की बात हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जो एक ऑरा बन गया है देश के अंदर, उनको ये लग रहा है, सारे राजनीतिक जितने भी नेता हैं, कि अगर हम इस छतरी में आके बैठ जाएंगे तो हमारा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, एमएलसी बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, और आइडियोलॉजी या विचारधारा गई तेल लेने। बिल्कुल ठीक है। और एक चीज और है यहाँ मेरा ख्याल के, जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही जगह उन्होंने इस बात का बड़ी ही मतलब मजबूती के साथ जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हवाला दिया था ममता बनर्जी के बयान का, जिसमें उन्होंने चेताया था कांग्रेस को कि 40 पे ही सिमट जाओगे पूरे देश में और 40 ला करके दिखाओ। तो प्राइम मिनिस्टर ने ममता बनर्जी की उस बात को पकड़ा और लगातार पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह, इस बात पर जोर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि 40 ले आओगे तो बड़ी बात होगी।
आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं कुछ असर है लीडर्स के ऊपर, जो थोड़े बहुत कमजोर पड़ते हैं या जिनकी विचारधारा का कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती विचारधारा की, जिनके लिए उनके ऊपर असर पड़ता है इन बयानों का कि ये तो 40 में ही सिमटेंगे इस बार भी? नहीं, देखिए रब्बानी साहब, उसका एक कारण है। हाँ, जो क्षेत्रीय छत्रप की राजनीति है, जी। चाहे वो ममता बनर्जी की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, उनकी राजनीति एक बिल्कुल अलग है और कांग्रेस की राजनीति बिल्कुल अलग है। कांग्रेस जो राजनीति कर रही है वो लॉन्ग टर्म और अपने पार्टी को एक बचाने की एक कवायद में लगी हुई है और अपने आप को एक विरोध की राजनीति का एक सेकंड नंबर की पार्टी अपने आप को बनाए हुए है। हाँ। रीजनल पार्टी के जो छत्रप है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो आपके अखिलेश यादव हो, इन सबका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक एक माइनॉरिटी वोट बैंक है। हाँ। और रीजनल छत्रप नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के पास अगर हमारा माइनॉरिटी वोट 18% शिफ्ट हो गया, जो 2024 में संभावना ऐसी लग रही है कि वो कांग्रेस में जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी क्या होता है, जो देश का चुनाव होता है उसमें देश के चुनाव में कांग्रेस आज भी बड़ी पार्टी है और एक मजबूत विकल्प के रूप में है। भाई थोड़ा बहुत अब उसको जनादेश नहीं मिल रहा है, राहुल नहीं, वो अलग बात है, सही, जनता का जनादेश, ठीक है। लेकिन क्षेत्रीय छत्रप जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में किंग मेकर के रूप में और सरकार के रूप में, सत्ता के रूप में रहना चाहते हैं। तो जो ये घालमेल है वो इंडी गठबंधन में नहीं बैठ पा रहा है। गठबंधन ये बन जरूर गया लेकिन ये मूर्त रूप नहीं ले पाया, सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। और मैं ये मान के चलता हूं कि रीजनल पार्टी की पॉलिटिक्स अलग है और नेशनल पार्टी की पॉलिटिक्स अलग है। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस आज भी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी इस देश की एक बड़ी पार्टी है, वो खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है। अतुल यादव जी, मैं आपके पास आता हूं। आरएलडी ने भी झटका दे दिया। आज कई दिन से खबरें चल रही थी और जब कुछ दिन पहले मतलब शायद 3-4 दिन पहले की बात है, जब अखिलेश यादव से कुछ पत्रकारों ने पूछा कि भाई ऐसी खबरें आ रही हैं कि जयंत जा सकते हैं, आरएलडी जो है वो अब इंडी गठबंधन का या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहेगी, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी जानती है कि उसको कब क्या करना है, कब किस पर प्रेशर डालना है, कब किस पर जोर डालना है, कब किसको अपने साथ लेना है और कब किसको खरीदना है। यह बात उन्होंने बोली थी। और आज कुल मिलाकर के, और जब उनसे पूछा गया था जयंत चौधरी से कि भाई क्या होगा 2 दिन पहले, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं किस मुंह से मना करूं, क्योंकि उनके दादा साहब को, उनके दादाजी को जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं इस मुल्क के, भारत रत्न दिया गया, तो उन्होंने कहा मैं किस मुंह से मना करूं कि मैं नहीं जाऊंगा एनडीए में। तो आज वो एनडीए का हिस्सा हो गए। एक तरफ कांग्रेस को झटके लग रहे हैं, उधर इंडिया ब्लॉक को झटके लग रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्यों जो है ये मतलब इतना बिखराव है इंडिया ब्लॉक के अंदर? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है अपने गठबंधन धर्म को निभा रही है। और ऐसा है कि समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का कार्यक्रम है लगातार चल रहे हैं। चुनाव के समय कुछ लोग आते जाते रहते हैं, ये पूर्व में भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अक्सर कुछ लोग अपने स्वार्थ या निजी हितों को देखते हुए इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन जो पार्टी, जो हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी की बात रख सकते हैं कि हमारी पार्टी जो है चुनावी की पूरी तैयारी कर चुकी है और हम अपनी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से अपने जो लोकसभा क्षेत्र हैं। हाँ बोलिए। जी सुन रहे जी। ऐसा मैंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है अपने कार्यों को लेकर के, जनता के बातों को लेकर, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, विभिन्न समस्याओं को लेकर के जनता के बीच। मगर वो सवाल लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि आरएलडी को ऐसा माना जा रहा था, इस तरह की खबरें आई थी कि 7 सीटें जो है वो दे दी गई या उनके साथ बातचीत तकरीबन हो चुकी है। कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने की बात हुई थी। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि अगर वो 7 सीटों को छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में शायद 2 या 3 सीटों की बात बन रही है, 1 राज्यसभा 2 लोकसभा, इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं भाई ठीक है, आप जो है वो जाने वाले पर ही इल्जाम लगाते हैं। हमेशा जाने वाले पर ही इल्जाम लगता है कि वो चले गए साहब, वो पलटू राम थे, ये जो है ये अपॉर्चुनिस्ट थे, ये फलाने थे। भाई हम खुद के गिरेबान में भी तो झांके। तो ये पॉलिटिकल पार्टी या ये जो संगठन, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो, कोई सा भी हो, वो खुद भी तो देखे कि उनसे लोग छटक करके या छिटक करके क्यों जा रहे हैं। देखिए, हमारे द्वारा जो सम्मान दिया गया है वो सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। हमारी समाजवादी पार्टी के द्वारा राज्यसभा भेजा गया था, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। ठीक है। एक चीज ये कि हमारे द्वारा 7 सीटें दे दी गई थी। और हमारी जो पार्टी है वो बड़ा दिल रखती है। 7 सीटें कम नहीं होती हैं, आप इस बात को समझिए। दूसरी चीज है कि कोई अपने स्वार्थों को लेकर के या किन्हीं अन्य मुद्दों को लेकर कोई जा रहा है तो इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। लेकिन किसानों की समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के हम अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
और हम के तौर पे समाजवादी पार्टी इलेक्शन में जा रही है। ठीक है, ठीक है। ऋषभ तिवारी जी, आपके पास में आता हूं आखिरी में। मतलब जो है वो चूंकि 3-4 लोगों से सबसे मतलब बात करना बहुत जरूरी था, और बात इसलिए करना जरूरी था कि उनके मतलब उनके जहनों में क्या चल रहा है इस टूट फूट को लेकर के, क्योंकि जब भी कोई टूट फूट होती है, कांग्रेस से कोई छिटकता है या फिर इंडिया ब्लॉक की कोई पार्टी अलग होती है, उसका सीधा फायदा एनडीए को और बीजेपी को ही होता है। ठीक है साहब, तो बीजेपी के तो मजे ही मजे हैं। अब ये भी सवाल हो रहे हैं कि चूंकि अशोक चौहान जो है उन्होंने एक्स पर लिखा है, पोस्ट डाली है कि मेरा एक लंबा रिश्ता था, लंबे वक्त तक मैंने यहां बड़ी ही मजबूती के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ काम किया, मगर अब मुझे आगे के फैसले करने हैं, भविष्य के जो मतलब जो दूसरे रास्ते भी उन्होंने कहा कि मुझे देखने हैं कि मुझे कौन कौन से रास्ते इख्तियार करने हैं सियासत के जाहिर तौर पर। और वो रास्ते अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वो या तो एनसीपी की तरफ जाता है, और एनसीपी कौन सा गुट ये भी आप जानते हैं, या फिर जाता है बीजेपी की तरफ। क्या लगता है आपको? आदर्श घोटाले में भी उनका नाम आया था। अगर 2 दिन के बाद वो ऐलान करते हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, तो जो उनके ऊपर दाग लगा था, जो धब्बा लगा था आदर्श घोटाले का, क्या वो धुल जाएगा? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि आपके पास मैं लास्ट में आया, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है सर। ये तो खूबसूरती है कि हम सत्ता में पक्ष को सुनना पसंद करते हैं और सुनना भी चाहिए। भाई आप सबसे बड़ी पार्टी, जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नुमाइंदा हैं आप, कोई मजाक थोड़ा ही है। रूलिंग पार्टी के नुमाइंदा हैं आप। और लोकतंत्र की खूबसूरती में है कि विपक्ष को सुने और विपक्ष की सकारात्मक बात पे अमल भी करें अगर वो कुछ अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि विपक्ष इस कदर अपने विपक्ष को घोल के पी गया है कि वो समझ में उसे नहीं आता कि हमें विरोध क्या करना है। वो विरोध करते करते देश विरोधी गतिविधियों में आ जाते हैं, विरोध करते करते धर्म विरोधी बात करने लग जाते हैं। इसलिए फिर विपक्ष को सुनने का दिल नहीं करता। लेकिन एज ए यूथ मैं चाहूंगा कि हमारा विपक्ष ऐसा विपक्ष हो कि हम भी सुने और अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट करें। अब आता हूं मैं कांग्रेस में कौन टूट रहा है, कौन जोड़ रहा है। देखिए, हमारी नीति ऐसी है कि देश को हम जोड़ने का काम करते हैं। केवल यात्रा निकाल लेने से देश नहीं जुड़ता। भारत जोड़ो यात्रा निकाल लेने से देश नहीं जुड़ रहा जनाब। अगर आपको देश जोड़ना रहता तो पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास दिलाते कि जिस नेतृत्व के तहत आप यात्रा निकाले हैं वो सक्षम है, उनके साथ 10 लोग चल नहीं पा रहे, यात्रा निकाल रहे हैं, पीछे से यात्रा टूटती जा रही, कांग्रेस बिखरती जा रही। तो भैया पहले पार्टी को जोड़ लीजिए, गठबंधन को जोड़ लीजिए। ये देश जुड़ा हुआ है, देश नहीं टूटा, हम आप नहीं टूटे। टूटा कोई है तो कांग्रेस का मनोबल टूटा है। भ्रष्टाचार करने के लिए जो सत्ता में रहते थे वो सत्ता टूटा है। और जहां तक अशोक चौहान जी की बात है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी में भी वो आए नहीं है। 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा साहब, 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा। नहीं, ठीक है, जब ऐलान होगा तब आप मुझसे तीखे सवाल पूछिएगा, मैं मुस्कुराते हुए जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वो नहीं आए हैं और राजनीति में अभी पे बहुत गेम चलता है। और आशाएं तो अच्छी है, लोग खूबसूरती है लोकतंत्र की कि अगर विचारधारा आपकी ऐसी है कि टूट रहे हैं, आप उस पर विचार कीजिए। कांग्रेस पार्टी इस देश में लंबे समय तक काम की, हमें भी नहीं अच्छा लगता विपक्ष इस तरफ बिखरे। आपकी नीतियों पर प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर बाकायदा कहा है कि विपक्ष का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप सजेशन लेंगे नहीं, हर चीज में विरोध करेंगे, कम से कम अच्छे चीज में तो सजेशन ले लीजिए सर, किसने रोका है। और दूसरी बात, विधायक को कोई खरीदा नहीं जाता। आपके विधायक क्यों टूटते हैं ये आपको सोचने की जरूरत है। हमारे भी विधायक तो आप बिल्कुल सही है भाई, आप इतने कमजोर लीडर्स को टिकट ही क्यों देते हो कि वो जीतने के बाद टूट करके किसी दूसरे दल में चले जाएं? ये बात तो सही है, सवाल उठना चाहिए इस पर भी। बिल्कुल ठीक है। आमिर शेख साहब, आपके पास में आऊंगा। देखिए, 2-3 बातें कही हैं। ऋषभ तिवारी जी की बातों को खारिज नहीं किया जा सकता, उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो देश को जोड़ने चले हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, देश को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। पहले अपने पार्टी के लीडर्स को तो इंसाफ दे दीजिए, पहले पार्टी को तो एकजुट रख लीजिए। आप चूंकि कांग्रेस जो है वो इंडिया ब्लॉक की बड़ी पार्टी है, वो उसको लीड कर रही है, बड़े भाई की भूमिका, बड़े भाई का जो रोल है वो निभा रही है। तो अगर वो ब्लॉक के लीडर्स को, ब्लॉक की पार्टियों को, दलों को ही नहीं रोक पा रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि यहां कोई काम नहीं है आपका मतलब जो है, यानी वेस्ट बंगाल में। उधर जो है आम आदमी पार्टी ने कल देखा पंजाब में बयान दिया, चीफ मिनिस्टर जो हैं और जो पार्टी के चीफ भी हैं केजरीवाल साहब, वो कह रहे हैं कि हमें 13 सीटें जो है पंजाब की जीतनी है, मतलब जीतेंगे हम, और साथ की साथ सीटें जो है वो दिल्ली की जीतेंगे। मतलब मान लिया जाए कि ममता बनर्जी भी, यानी तृणमूल कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी शायद हो सकता है कभी भी ऐलान कर दें वो लोग
या ऐलान ना करें तो कम से कम इन 2 सूबों में या 3 सूबों के अंदर तो कोई बहुत बड़ा मतलब जो है वो रोल निभा नहीं पाएंगे। तो क्या लगता है पार्टी के लीडर्स के साथ और इंडिया ब्लॉक के दलों के साथ आप ना इंसाफ कर पा रहे हैं ना उनको जोड़कर रख पा रहे हैं, कुछ तो वजह होगी आमिर शेख साहब? जी जी, देखिए, जहां तक इंडिया अलायंस को एकजुट और यूनाइट रखने की बात है जी, उस पर आला कमांड जो है रेगुलरली मीटिंग्स हो रही हैं, बात हो रही है, किस हद तक उसमें हम कामयाब रहेंगे आगे आप देख लेंगे खुद। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं तो वो बार बार लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा ये लोकतंत्र नहीं है, जोकतंत्र है, और उसी जोकतंत्र पे हम शोकतंत्र मना रहे हैं। जब यहां पर आपके पास लोकतंत्र नहीं है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती की बात क्या करेंगे? मैंने पहले ही जब मैंने बात की थी, मैंने पहले ही कहा था कि आईन को आपने बालाए ताक रखा है। जब आईन कहीं नहीं, आप मुझे बताइए महाराष्ट्र में जब शिवसेना से एकनाथ शिंदे जी उनकी तरफ आ गए तो बिल्कुल साफ हो गए, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए क्योंकि उनको इक़्तिदार और कुर्सी चाहिए थी। असम में आप बात कीजिए, जहां पर असम का हेमंत क्या मैं नाम ही भूल गया, चीफ मिनिस्टर वहां के हैं, जब वो उनकी तरफ पहले हाँ बिश्व शर्मा, जब उन पर इल्जाम लगते थे कि वो सबसे करप्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से लगते थे कि सबसे करप्ट है, जब उनकी तरफ आ गए तो सब ठीक हो गया, सब साफ हो गया। तो ये जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं वो भले ही इस तंजीम को इनको लगता होगा मजबूत कर रही है, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। मुल्क के वजूद को, मुल्क के शिनाख्त को, मुल्क के इतिहास को आप देख लीजिए। इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत, जिसमें आप यहां के कॉन्स्टिट्यूशन को माना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हम मानी जाते हैं, लेंथीएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव। सबको जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना, जब हिंदुस्तान का आईन बना तो इस हिंदुस्तान के हर एक तबके को, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वालों को, सबको जगह दी गई, लेकिन उस आईन को रोंदा जा रहा है। अब इसमें खुशी मना रहे हैं कि इसमें अगर खुशी मनाई जा रही है। सर मैं आपसे आमिर साहब ठीक है आपकी बात, आप चूंकि अपनी बात रखने के जो है वो मतलब आजादी है तमाम लोगों को, ठीक है, पार्टी के लीडर होने के नाते और पार्टी के जिम्मेदार जो है स्पोक्स पर्सन होने के नाते आप अपनी बात रख सकते हैं, मगर यहां सवाल ये उठता है, लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस वक्त आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आईन को रौंदा जा रहा है, संविधान के ऊपर हमला है, परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे में जब किसी परिवार पर, अगर हम कांग्रेस को एक फैमिली माने, एक परिवार माने, अगर किसी फैमिली पर, किसी खानदान पर कोई हमला होता है, कोई बाहर के लोग हमला करते हैं, तो वो एकजुटता दिखाई जाती है वहां पर। मगर यहां ऐसा हो रहा है कि अगर हल्का सा भी ईडी, सीबीआई या दूसरी एजेंसी का कोई प्रेशर पड़ता है, अगर मतलब हल्की सी भी कहीं कोई मतलब इग्नोरेंस दिखती है पार्टी लेवल पर लीडर्स को, तो वो तुरंत फौरन पार्टी छोड़ करके, या वो मतलब जो है अगर ब्लॉक का हिस्सा, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, तो वो उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। एकजुटता दिखाने के बजाय बिखराव जो है वो ज्यादा दिखता है। तो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह है, क्या मतलब लीडरशिप में कहीं कमी है, जो आला कमान है पार्टी का वो एकजुट रखने में सक्षम नहीं है, वजह क्या है? देखिए, तंजीम को अगर आगे बढ़ना है, मुझे तो मेरा जाती ख्याल, मैं आपका अपना जाती ओपिनियन बताऊंगा कि अगर तंजीम को आगे बढ़ना है, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता को राहुल गांधी बनना पड़ेगा और राहुल गांधी की तरह काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने बेडरूम में बैठकर ये सियासत करना शुरू कर देंगे और समझेंगे कि कांग्रेस की सरकार कभी आएगी, तो मुझे नहीं लगता है कभी आएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी सोचते हैं, काम करते हैं, अब उसमें एक देखिए, मैं बार बार आईन का जिक्र क्यों कर रहा हूं। देखिए, बिहार में आज फ्लोर टेस्ट था, ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम तेजस्वी यादव ने किया कि उन्होंने अपने एमएलएज को अपने घर पे बिठा दिया और वहां पे पुलिस की रेड हो गई। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसी न किसी तरीके से लीडरान को, अब कोई जो है वो उस चीज को सकम नहीं कर, ये फेस नहीं कर पाता, उसमें उतनी ताकत नहीं होती है, वो सकम कर जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, वो अब किस दबाव के चलते है उसकी, चाहे कोई वो जो यहाँ के इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है लीडरान के खिलाफ। अब शिवसेना के आप जो महाराष्ट्र से मुझे फिर से उनका नाम याद, अशोक चव्हाण, नहीं मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं, शिवसेना की बात। अच्छा, शिंदे साहब, जो इनकी तरफ, जो उनको अरेस्ट भी किया गया, जो इनकी तरफ नहीं गए, कितना कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत और ताकत और हौसला है, वो नहीं झुके, वो नहीं बिके। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है, क्या आप इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हो?
कि जो आपके साथ नहीं है, जो आपके मंशूर के साथ नहीं है, जो आपके आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, जो आपके एजेंडा के साथ नहीं है, उसको आप जेलों में भर दोगे, उनको आप यहां के इदारे जो है उनके खिलाफ काम करेंगे, उनको ईडी भी आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी। और हम जो बात करते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये अभी कह रहे थे, उनके स्पोक्स पर्सन है शायद, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करते करते या उनकी नीतियों और उनकी गलत नीयत के खिलाफ जब हम बात करते हैं तो मुल्क के खिलाफ बात होगी। मुल्क के खिलाफ बात नहीं होगी। ये मुल्क 2014 में नहीं बना है। हाँ। और 2014 से पहले आप इस मुल्क की हवा और फिजा की तरफ अगर आप इतिहास को देखेंगे, हाँ। आप मुझे बताइए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर उसके बाद आपसे विदा लेता हूं। आप मुझे बताइए कि जब आप अगर हम हिंदुस्तान के, अगर हम बॉलीवुड की बात करें जो यहां पर फिल्में बनती थी, और उन फिल्मों में अगर आप देखते थे कि सबसे जो एक बेहतर तरीके से मुसलमानों को दिखाया जाता था, हाँ। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से उनको एक आतंकवादी और किस तरीके से उनको आजकल यही आपकी सहाफत से जुड़े हुए लोग मीडिया में किस तरीके से मुसलमानों को दिखाया जा रहा है कि ये मुसलमान जो यहाँ के किराएदार हैं, ये उनका मुल्क नहीं है। और अगर उसके बाद यहाँ का मुसलमान जो है कोई गलत फैसला लेगा तो उसका इल्जाम किस पर आयद होगा? मुसलमानों पर, इस्लाम पर। ठीक है, खुदारा आप जो उत्तराखंड में कर रहे हो, आप इस बात से भी दुखी है, बात ठीक है, बीइंग ए मुस्लिम आपको इस बात का दुख है कि भाई वो जो उनकी जो इमेज है, जो उनकी छवि है, वो फिल्मों के जरिए या मीडिया के जरिए वो खराब करके दिखाई जाती है। एक बात मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अगर मगर कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की बात आपने की थी तो कम्युनिटी को भी करनी चाहिए। अगर कहीं कोई मतलब अल्लाह का नाम लेकर के नारा तकबीर अल्लाहु अकबर बोल करके, चाहे वो ISIS ने किया हो या किसी और ने किया हो, अगर किसी की गर्दन काटी हो तो उनको सोचना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। अगर जय श्री राम का नारा लगा करके कोई किसी की गर्दन काट रहा है तो वो हिंदुओं को सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आप मजहब का सहारा लेकर के, दीन का सहारा लेकर के किसी के साथ जुल्म करेंगे तो फिर जो है उसकी बदनामी होगी और पूरे रिलीजन की बदनामी होती है। ये तो सच्चाई है, ये सबके साथ है मतलब। और आपकी बात ठीक है कि बदनाम ज्यादा किया गया है, मगर यहां यह भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं मुस्लिम तबके ने अपने मीडिया हाउस खड़े किए, क्यों नहीं जो वो अच्छे जर्नलिस्ट बनाने की मतलब जो है वो कोशिश की, क्यों बड़े जो है वो तालीमी इदारे नहीं खोले गए, और जो खोले गए वो काम भी कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट भी आते हैं अच्छे। सवाल बहुत सारे हैं साहब, चूंकि बातें बहुत सारी हैं। और मैं प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। देखिए अभी बात हो रही थी कि आइडियोलॉजी जो है उसका मतलब फिर क्या होता है जब आप एक कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है, कुछ लोग सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहते हैं मगर कांग्रेस कहती है ताल ठोक करके और डंके की चोट पे कहती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, मगर उस सेकुलर पार्टी के लीडर्स जब पार्टी छोड़ करके ऐसी पार्टी में जाते हैं जिसे लोग कहते हैं, कांग्रेस कहती है, और वो खुद लीडर्स जो हैं वो अपोजिशन में रहते हुए यानी कांग्रेस में रहते हुए वो हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि वो तो जो है फासिस्ट पार्टी है और वो तो कम्युनल पार्टी है, फिर उसी का वो हिस्सा बन जाते हैं। और ये वैसे वर्षा है। अगर हम देखें संजय निरुपम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पानी पी पी करके गालियां देते थे मुसलमानों को भी और कांग्रेस को भी, उसके आइडियोलॉजी को भी एक जमाने में, मगर वही फिर उस आइडियोलॉजी को छोड़ करके कांग्रेसी हो गए। फिर कांग्रेसी जो खुद को कहते हैं कि हम सबसे बड़े सेकुलर हैं, वो उस सेकुलरिज्म को छोड़ करके वो फिर उस पार्टी में चले जाते हैं जिसे पानी पी पी करके वो जो है मतलब उल्टा सीधा बोलते थे, सेकुलरिज्म के नाम पर गालियां देते थे कि ये जो है वो एंटी सेकुलरिस्ट हैं और कम्युनल पार्टी हैं। तो फिर मतलब इतनी लचक क्यों है? ये सेकुलरिज्म कह लीजिए या आइडियोलॉजी कह लीजिए, विचारधारा कह लीजिए, कहां चली जाती है फिर इन लीडर्स की? देखिए रब्बानी साहब जी, अभी जो बात हो रही थी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे मुसलमानों के बारे में, जरा मैं मुसलमानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देश जब आजाद हुआ और विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, उसके बाद से लेके देश की आजादी के बाद से लेके अभी तक एक पार्टी की शासन में केंद्र देश के अंदर सरकार थी। थोड़ी बहुत टाइम के लिए कुछ और गैर कांग्रेस की सरकार रही। मुसलमानों को जो बेसिक जरूरत थी वो नहीं मिली। पढ़ाई, शिक्षा, सबसे बड़ी चीज शिक्षा, और उसके साथ जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात जो है जी, उस पार्टी ने वोट तो लिया और मुसलमान ने कोई अपना लीडर नहीं पैदा किया। कोई लीडर इस देश के अंदर, मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं हुआ जो अपनी कौम के लिए बात करे। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, मुसलमानों के लिए लोगों ने वोट तो लिया लेकिन काम किसी ने नहीं किया। और उन्होंने मुसलमानों का वोट लेने के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए था, आज लगभग 60-70% मुसलमानों की आबादी, जो लोग कहते हैं कि वो मोटर मैकेनिक हैं, निचले 2 उसमें हैं, आबादी पंचर लगाते हैं, पंचर वाले हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जनता के सेंटीमेंट को
एक व्यक्ति किसी ने उस चीज को एक कुछ ऐसे काम करके दिखा दिए एक दशक में। मैंने पिछली डिबेट में कहा था 6 दशक का भारत, 1 दशक का भारत, 370 से लेके जो जो एक इस देश के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य थे। आप देखिए कतर से 8 भारतीय फांसी की सजा उनकी माफ हो गई, 8 में 7 भारतीय आज जो है यहाँ आ गए, भारत हिंदुस्तान पहुंच गए। बिल्कुल। और जो हमारी एक जैसे कहते हैं एक डिप्लोमेसी और भारत के अलावा जिन कंट्रियों में एक विश्वास स्थापित हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री यूएई में जाके परसों एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, वो उद्घाटन करेंगे। जैसे कहते हैं कि 7 मंदिरों का, हमारे शिव मंदिर भी, कृष्ण मंदिर भी, अयप्पा का भी मंदिर, सारे मिला के गंगा और उसकी पूरी जो है परसों जाके उद्घाटन कर रहे हैं यूएई में। एक कितनी बड़ी बात है। 8 भारतीय कतर से 7 भारतीय वापस आ जाते हैं, फांसी की सजा माफ हो जाती है। तो जो बड़े बड़े निर्णय हैं इनको आज जनता पसंद कर रही है। उस जनता के पसंद के साथ आज मोदी का एक विश्वास और कैनवास इतना बड़ा हो गया है कि उस छतरी में सब लोग आना चाहते हैं और अपना राजनीतिक भविष्य। अब चौहान की बात ले लीजिए, मैं कहता हूं कांग्रेस ने उन लोगों के बीच में अपनी बात को क्यों नहीं रखने का प्रयास किया या उनकी बात को समझने का क्यों नहीं प्रयास किया, जो पार्टी छोड़ के दूसरी जगह जाके और उनको सम्मान मिल रहा है। अरे ये काम आप भी कर सकते थे। आप उनसे बात करते हैं। क्योंकि इनके बारे में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अशोक चौहान जो है वो नाराज थे किसी एक लीडर के काम करने के तौर तरीके से, और वो उसकी शिकायत लगातार आला कमान से कर रहे थे, मगर आला कमान उनको सुन नहीं रहा था, उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहा था, इसीलिए तवज्जो बहुत, और वो इग्नोरेंस जो है ना, उसी की वजह से शायद गुलाम नबी आजाद छोड़ करके गए, उसी की वजह से दूसरे लीडर छोड़ करके गए। जी, महाराष्ट्र की राजनीति में चौहान का बड़ा नाम है, जो एक मुख्यमंत्री रहे। और अगर उन्हें राज्यसभा जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ रहा है तो ये काम आप भी कर सकते थे। आप क्यों सोनिया और प्रियंका को हिमाचल से राज्यसभा भेज रहे हैं अपने परिवार में? आप जनता के बीच लड़िए और मैदान पे जीतिए। रायबरेली सीट आप छोड़ दिया आपने। मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ, हिमाचल से प्रियंका और सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही है। अरे और भी नेता जा सकते हैं, जो कद्दावर नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं। अभी कांग्रेस में टूट और व्यापक हो रही है। तो सवाल यह है कि आपने देश के बारे में कई चीजों को अंधकार में रखा, बड़े बड़े निर्णय। नाम तो नवीन जिंदल का भी आ रहा है, नवीन जिंदल साहब का भी नाम आ रहा है, उनकी वालिदा भी शायद जो है वो जल्दी पार्टी छोड़ सकती हैं, इस तरह की खबरें हैं हरियाणा से, और वो बड़े लीडर रहे हैं वो भी। ऋषभ तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो एक तो ये है साहब कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग ही उसको डिफेंड भी करेंगे, उस बात का जवाब भी देंगे कि वहां पर जो है वो सुनवाई नहीं है पार्टी लीडर्स की, और जो बड़े लीडर्स हैं वहां पर उनको इग्नोर किया जाता है, साइड कर दिया जाता है, उनको महत्व नहीं दिया जाता। क्या ये वजह है, या फिर जैसे प्रभात त्रिपाठी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, और ये बात जो है जो 5 राज्यों के अभी असेंबली चुनाव हुए थे, यानी मतलब विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां उसके बाद से एक नई बात चली थी, मोदी की गारंटी, जीत की गारंटी। तो ये जो लीडर्स छोड़ करके कांग्रेस को, इंडिया ब्लॉक को दल छोड़ करके आ रहे हैं एनडीए में, मोदी साहब के साथ आ रहे हैं, ये उनका फेलियर है या फिर मोदी की गारंटी है जिसकी वजह से वो उधर खींचे चले आते हैं, या फिर ईडी सीबीआई पर भी इल्जाम लगते हैं जाहिर तौर पर कि भाई वो दबाव है और वो उसके जरिए उनको परेशान किया जाता है, मगर ये बात तो सबके ऊपर लागू नहीं की जा सकती और होती भी नहीं ये बात लागू। जी, सबसे पहले तो जिस पार्टी के लोग उनको छोड़ रहे हैं उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि उन्हें लोग छोड़ क्यों रहे हैं। कहीं तो कमियां रही होगी, यूं ही सनम हम बेवफा नहीं होते, और ये ऐसे वो बेवफा नहीं हो रहे। ये कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी है कि हमारी खूबी है, हमारी नीति है, हमारा नेतृत्व है कि हमारे लिए सेक्युलरिज्म मींस नेशन फर्स्ट है। ये हम उन पार्टियों में से हैं जहां एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करते हैं, हम उन पार्टियों में से हैं जहां द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करते हैं, हम उन पार्टियों में से हैं जहां पे मंडल का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, एक सामान्य इंसान प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। तो कई ऐसे पहलू हैं जिसको देख के लोग आकर्षित होते हैं। ईडी सीबीआई का जहां तक विषय है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चिन्हित करके आपके ऊपर एक दबाव डाल के आपको लाया जा रहा है। लोग ये जरूर समझ रहे हैं, एहसास होता है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे ज्यादा भ्रष्टाचार के दाग लगे हो, कहीं हम भी उस दाग में धूमिल ना हो जाए, हमारा टैलेंट ना रह जाए, तो वो अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहते होंगे। उस रूप से उनके अंदर मनोभाव बनता होगा।
हमारे तरफ से किसी पे कोई प्रेशर नहीं रहता। दूसरी बात, हमने कभी भी देश में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, भाजपा का लोगो लेकर वो नहीं जाती रेड मारने, अशोक स्तंभ के साथ जाती है, जिस पे संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। और हमारे काबिल प्रवक्ता बैठे, उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा जी की बात कही थी। हेमंता बिस्वा शर्मा जी पे कोई भी रनिंग ट्रायल नहीं है। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन ऋषभ तिवारी पे भी कोई रनिंग ट्रायल आ जाए, या मेरे पे कोई इल्जामात लग जाए, या हमारे बड़े किसी भी लीडर पे इल्जामात लग जाए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी 1 मिनट इंतजार नहीं करेगी, अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेगी। ये मैं स्पष्ट कहता हूं। लेकिन देखने का विषय है केवल इल्जाम लगा देना। अगर आप कहते हैं हमारे पास आके वॉशिंग मशीन से वो धुल जाते हैं, तो आपके पास क्या करप्शन मशीन है जो आपके पास आते करप्ट होने लग जाते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है, बात सही है आपकी कि भाई ये अगर इधर इल्जाम लगता है इनके ऊपर, या ये कटाक्ष किया जाता है कि जितने भी लीडर्स हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ करप्शन के चार्जेस लगते हैं, इल्जाम लगते हैं, वो जब बीजेपी में आते हैं तो वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है या कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वो धुल जाते हैं। तो ये बात, इनका जो है रिवर्स क्वेश्चन है, ये भी सवाल सही है कि इसका मतलब ये है कि जब वो कांग्रेस में या दूसरे दलों में जाते हैं तो वहां करप्ट ही क्यों हो जाते हैं, तो आप क्यों करप्ट की तरफ, करप्शन की तरफ लेकर के जाते हो? बात तो सही है आपकी भी। जी ऋषभ जी, ऋषभ जी ठीक है, शायद कुछ इशू है। आमिर शेख साहब देखिए, सवाल जो है वो तो वाजिब है, मेरा ख्याल कि उसका जवाब देना जो है वो कहीं ना कहीं जरूर चाहिए आपको। और एक चीज और आई थी यहाँ, राहुल गांधी की जो टीम थी एक जमाने में, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिखराव होता गया, उसमें टूटती गई। जितिन प्रसाद कह लीजिए, आरपीएन सिंह कह लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह लीजिए, मतलब एक, अच्छा ये अगर आप इनकी बात करें, मतलब जो महाराष्ट्र के जो 14 जनवरी को जिन्होंने पार्टी छोड़ी, वो भी एक तरीके से उनकी पार्टी का हिस्सा थे। बहुत सारे लोग थे, सुष्मिता देव अच्छी लीडर थी, मतलब आसाम की, वो चली गई तृणमूल कांग्रेस में, तो वो छोड़ते चले गए। और जिस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने भी लिखा था चिट्ठी में, उन्होंने कहा था कि 2013 के बाद जब इनको नायब सदर बनाया गया था पार्टी का, आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं, तो जब उनको नायब सदर बनाया गया था पार्टी का, राहुल गांधी का को, तो जो पार्टी के अंदर विमर्श की या विचार विमर्श की या सुनने की, लोगों की बातों को सुनने की, लीडर्स की बातों को सुनने का जो एक सिस्टम था, प्रोसेस था, वो टूट गया, वो बिखर गया। मानते हैं आप इस बात को कि वहां बातें नहीं सुनी जाती? इसीलिए उन्होंने कहा था, जो आज चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, उन्होंने कहा था हिमंत बिस्वा शर्मा ने कि भाई मैं बात करना चाह रहा था, मगर वो अपने जो है वो डॉगी के साथ खेल रहे थे, उन्हें बिस्किट खिलाते रहे, मुझसे बात ही नहीं की। इस तरह की बातें हुई हैं। देखिए जाने के बाद तो बहुत कुछ कहा जाता है। हाँ। जैसे आज आचार्य प्रमोद जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत लंबे वक्त से बोल रहे हैं, वो तो पिछले 6-8 महीने से बोल ही रहे हैं। नहीं, आज उनकी जबान में कुछ और नई बातें थी जो तो बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए थी, जो यकीन करने वाली बात तो है नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि इनके पास क्या करप्ट मशीन है, मैं तो ये कहूंगा जो करप्शन के जो इल्जामात है वो कौन लगाता था? वो तो ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लीडरान पे लगाती थी, और जब हमारे लीडर उनकी तरफ जाते थे तो बिल्कुल साफ हो जाते थे। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि जो एक राहुल जी की एक टीम थी, उस टीम का क्या हुआ? जाती तौर पर मुझे लगता है कि जो तंजीम के अंदर लोग जो अभी हैं या जो थे, तो हमें मुझे लगता है कि उनकी इज्जत और उनकी रिस्पेक्ट पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ना कि वो लोग जो बाहर से हमारी तंजीम में आए हैं। तो कुछ मामलात ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि जब राहुल जी हाल ही में जब यात्रा में दूसरी यात्रा शुरू हो गई, तो पीछे ऐसा क्या हो जाता है कि किन मामलात में वो मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी राहुल जी ने इससे पहले भी एक अपने बयान में कहा था कि जो हमारी तंजीम के साथ जुड़ रहे हैं उनकी इज्जत की जाएगी, लेकिन जो तंजीम को जिनने छोड़ा नहीं उस वक्त में भी, जिस वक्त बहुत सारे लीडरान चले गए और उनने इस तंजीम का दामन जो है छोड़ा नहीं, उनकी यहाँ कद्र होगी, इज्जत होगी, और उनको कभी भूला, उनकी कुर्बानियों को और उनके संघर्षों को भी भूला नहीं जाएगा। लेकिन मैंने फिर से कहूंगा, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, एक नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा सरकार खासकर नरेंद्र मोदी का जो एक नया तरीका उन्होंने इस सियासत में डाला हुआ है, और जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो शराफत वाली है अच्छी, और जिसको बार बार कहते हैं राहुल जी की नफरत की सियासत को छोड़कर एक मोहब्बत की सियासत को, लेकिन फिर से इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, और उन लोगों से बात करने की जरूरत है जो ग्राउंड पर है, ना कि उन लोगों से बात करने की, उनसे मशवरा लेने की जो अपने बेडरूम में बैठकर सियासत करते हैं।
बिल्कुल ठीक है। और मैं आऊंगा अतुल यादव जी आपके साथ। देखिए, एक बात होती है, मतलब किसी भी पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, जरूरी नहीं कि किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर या हर एक लीडर हमेशा वो लाइमलाइट में रहे, हमेशा वो एमएलए या फिर एमपी बन करके रहे, या उसको एमएलसी बनाया जाए, या फिर हुकूमत बनने पर उसको जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। तो क्या लगता है आपको, मतलब लालची इतने ज्यादा हो जाते हैं लीडर्स कई बार कि उनके सामने ना तो विचारधारा रहती है ना रिश्ते रहते हैं। चूंकि हमने देखा है मिलिंद देवड़ा जो है, उनकी फैमिली का 55 साल का रिश्ता था। गुलाम नबी आजाद साहब की अगर हम बात करें तो वो थ्रो आउट कांग्रेसी थे, मतलब स्टूडेंट लाइफ से वो कांग्रेसी थे। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में ही कहीं से आ गए थे, मतलब जो है वो पैराशूट लीडर थे, कहीं से आ गए थे, वैसा नहीं है। बहुत सारे, जैसे अशोक तंवर की बात हम करें, और जो हरियाणा के पीसीसी चीफ रहे हैं, ऐसे ऐसे लीडर्स गए हैं, बड़े लीडर गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह गए हैं, पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं और 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कपिल सिब्बल गए हैं छोड़ करके। ठीक है साहब, जाहिर तौर पर इसका जवाब जो है वो कांग्रेस को देना चाहिए, मगर जब बाहर बैठ करके आप देखते हैं, एक दूसरी पार्टी के आप लीडर हैं, आप देखते हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है। एक जमाने में जो है वो, मतलब 67 से पहले अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में हर एक सूबे में उसकी हुकूमत थी तकरीबन, और 55 साल तक, 75, 76, 77 साल जो है उसमें आजादी के 55 साल तक तकरीबन अलग अलग वक्त में कांग्रेस ने जो है हुकूमत की है। जाहिर तौर पर फिर जब उसके बड़े लीडर्स, कद्दावर लीडर, ना सिर्फ नए नेता बल्कि जो बहुत मजबूत लीडर थे, बहुत कद्दावर और बड़े लीडर्स थे और जिन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है पार्टी के अंदर, जब वो पार्टी छोड़ते हैं तो दूर बैठ करके, दूसरी पार्टी में बैठ करके आपको फिर क्या लगता है, कहीं कुछ कमियां नजर आती है, खामी नजर आती है पार्टी, संगठन और पूरे उस लेवल पर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो भी चला गया वो लालची था? सबको लालची कह करके क्या इस बात को हल्का किया जा सकता है? देखिए, जिन जिन लीडरों के आपके द्वारा नाम लिए गए कांग्रेस के, हाँ, वह उनका आंतरिक मामला है। जो कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो उसका उचित जवाब दे सकते हैं। ऐसा है कि किसी भी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला जो है, क्या उनके यहाँ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो बेहतर बता सकते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल, देखिए, नहीं, मैंने पहले ही कहा था, मेरा सवाल ये नहीं कि कांग्रेस की टूट फूट पर आप बोले। मैं कह रहा जब कोई पॉलिटिकल पार्टी टूटती है, उसके नेता छोड़ करके जाते हैं, और जाहिर तौर पर अब चूंकि देखिए, नेता तो आपके यहां से भी छोड़ करके गए थे, चाचा ही चले गए थे छोड़ करके, पार्टी अलग बना ली थी, फिर वापस वो आए। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त आपकी पार्टी में, पहले वो किसी और पार्टी में थे, तो आपकी भी पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ करके गए हैं। मेरा सवाल यह था कि जब पार्टी के लीडर इतनी बड़ी पार्टी का छोड़ करके जाता है, तो आप जब दूर बैठ करके देखते हैं तो क्या महसूस होता है? नेताओं में कमी दिखती है या संगठन में नजर आता है कुछ खामी है वहां? मैंने आपसे कहा ना कि जिन जिन लीडरों के नाम लिए, शीर्ष लीडर एक पार्टी के हैं, तो उनके पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं वही उनके विषय में अच्छा बता सकते हैं, और जो प्रवक्ता है इनके बैठे हुए वही अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, आप दूर बैठ करके आपको कुछ महसूस नहीं होता, मतलब आप खामोशी से सिर्फ अपनी पार्टी पर ही ध्यान देते हैं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, और मतलब जो है वो कहीं ना कहीं वो बात हुई थी कि भाई वो दबाव की पॉलिटिक्स भी रहती है, मनोबल जो है वो पार्टी का टूट जाता है जब लगातार हारते रहते हैं, कहीं कोई उम्मीद की किरण जो है वो नजर नहीं आती, और मतलब उसको लगता है फिर नेता को कि भाई कब तक मैं यहां पढ़ करके, कब तक यहां इस मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसको लगता है, मतलब जो लगातार हार रही हो, जिसको हार का सामना करना पड़ रहा हो, फिर उसके नेता को लगता है कि नहीं ठीक है, बहुत हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। विचारधारा जो है वो, मैंने कहा कि उसका तो कोई मतलब नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं, वो बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, या फिर दूसरे भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, किसानों का भी मसला चल रहा है इस वक्त, ठीक है, इन मुद्दों की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती उन लीडर्स की निगाह में, जबकि पार्टी में रहते हुए वो इन मुद्दों को उठाते हैं, मगर फिर अचानक से ये सारे मुद्दे भी जो है वो एक तरफ हो जाते हैं, मतलब। और फिर संगठन के तौर पर अगर हम देखें, उस पर क्या लगता है आपको कि किस तरीके से वहां पर, यह भी सवाल मैं इसके साथ पूछ रहा हूं आपसे, कि किस तरीके की जरूरत है आपको कि वो इकदाम अब इन पार्टियों को उठाने चाहिए, खासतौर से कांग्रेस को? देखिए रब्बानी साहब जी, इस देश के अंदर अब जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बहुत पीछे हो गए हैं। देश के लिए बड़े मुद्दे हो गए हैं राष्ट्र, धर्म, सनातनी परंपरा, 80 बनाम 20। मैं क्लियर बात कर रहा हूं आपके चैनल में। अब ये मुद्दों पे राजनीति नहीं हो रही है, कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो क्षेत्रीय छत्रप हो, या भारतीय जनता पार्टी हो। आज जो सबसे बड़ी चीज मैंने आपसे कहा कि आज ये एक दशक का भारत और नई राजनीति की परिभाषा और जनता का टेम्परामेंट और जनता की पसंद, अब वही चीज हो गई है। जनता भी चाहती है कि देश में जो बड़े निर्णय हो रहे हैं वो निर्णय सामाजिक और आर्थिक पहलू पे
उसको वो पसंद कर रही है। और स्थानीय लेवल पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति का नाम है, वो भी एक मानव इंसान है जी। वो जब आए, उन्होंने सत्ता प्राप्त की, तो इसके पहले भी बड़े बड़े लोग थे, इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, बड़े बड़े लोग राजनीति में आए और उन्होंने भी अपने, अब जैसे देखिए कपूरी ठाकुर, भारत रत्न की बात पे आप आ जाइए, हर उस पहलू को एनडीए सरकार ने या मोदी सरकार ने छुआ। जो लोग उपेक्षित थे, चाहे वो जातिगत आधार पे हो, चाहे वो सामाजिक आधार पे हो, और जहां तक आर्थिक आधार की बात है या देश की सुरक्षा की बात है, आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, कुछ बड़े मुद्दे जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो मुद्दों के सामने देश की महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे पीछे हो गए। जब चुनाव आता है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के तौर पे कह दूं, हिंदू मुसलमान होने लगता है। कोई बात जो पिच बनाई जाती है इस देश के अंदर, चाहे वो एक बड़ी पार्टी बना रही हो भाजपा, उस पर आप खेलने लगते हैं। आप जो मुद्दों पे आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप जिन मुद्दों पे जनता से कनेक्टिविटी बना रहे हैं, चुनाव के समय जब आप मैदान पे जाते हैं, आपके जो प्रत्याशी होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो उसी मुद्दों पे भटक जाते हैं। तो इस देश का जो मिजाज हो गया है, वो मिजाज अब बड़े मुद्दों के सामने, ये छोटे मुद्दे, कभी चुनाव नहीं हुआ। मैं पिछले 3 दशक से देख रहा हूं कि 3 दशक की राजनीति बहुत बदल गई है। और जो पहले एक सरकार हुआ करती थी, वो उन चीजों को हाईजेक किए रही, उसका भी एक आभा मंडल इतना बना कांग्रेस का। वो हमने देखा, देखिए कांग्रेस जब भी कोई चुनाव आता था ना, तो कांग्रेस भी बहुत सारे इशू छेड़ती थी। वो कहती थी मुसलमानों को इतना रिजर्वेशन देंगे, वो वक्फ बोर्ड की बात करती थी, मदरसों की बात करने लगती थी, यानी मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती थी पॉलिटिक्स उस वक्त भी। ये ठीक है, ये बात ठीक है कि वो उसको लगता था कि वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मगर जब अब बीजेपी जो है वो मुसलमानों का नाम लेकर के दूसरे तरीके से सियासत करती है, तो फिर उनको परेशानी होती है। यानी सियासत का जो केंद्र बिंदु है वो मुसलमान ही है। देखिए रब्बानी साहब जी, सवाल आज हिंदू और मुसलमान का नहीं है। हाँ। मैं ये कहता हूं कि आज इस देश का मुसलमान 80% मुसलमान इस देश का मुसलमान है और वो परेशानी में नहीं है। हाँ। जो मुसलमानों के नहीं साहब, 80 क्यों? जो मुसलमान तो 100% इस देश का ही है, बाहर का कहां से आ गया यहाँ पे मुसलमान? हर किसी के आधार कार्ड बने हुए, सब पूरा सिस्टम है। 10 साल से मोदी की हुकूमत है। अगर कोई बाहर का होता तो 10 साल में मोदी साहब उठा के बाहर फेंक देते, अमित शाह उठा के बाहर फेंक देते। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आज देश का मुसलमान परेशान है और मुसलमान खुश नहीं है। नहीं, देखिए परेशानी एक्चुअली मैं बताता हूं सर। देखिए परेशानी उसको तब लगती है कि जब उत्तराखंड में यूसीसी लेकर के आया जाता है, मगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाहर रखा जाता है और कहा जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को उनके हक देने के लिए यूसीसी लाए हैं। तो सवाल यह पूछे जाते हैं कि तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाएं हैं, क्या आप उन्हें आगे नहीं देखना चाहते? क्या उन्हें आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते? ऐसा क्यों? दूसरा जो है फिर हल्द्वानी का केस है। अगर आप पूरे केस को अगर स्टडी करें, देखिए पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थर फेंकना या पुलिस के ऊपर हमला करना या किसी भी सरकारी अमले पर हमला करना, वो हर तरीके से उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन इस तरह के हालात क्यों पैदा किए गए? क्यों जो है वो एक अफसर जिनको 2 फरवरी को जिनका ट्रांसफर हो गया था, वो वहां पर पहुंचे? किस तरीके से पूरा घालमेल हुआ? कैसे जो है वो लोगों को वो किया गया? मतलब जो है वो सारी बातें हैं। तो लगता है फिर यहां पर मेहरौली में 600 साल पुरानी एक मस्जिद थी, एक मदरसा था, 600 साल पुरानी, अतिक्रमण के नाम पर जो है उसको सुबह 4 बजे जाकर के ढहा दिया गया। फिर लगता है कि भाई ये अतिक्रमणकारी क्या सारे मुसलमान ही हैं? तो उन मुसलमानों को लगता है ये। देखिए रब्बानी साहब, मैं इस चीज को मानने के लिए, समाज के कुछ लोग हैं जो इस समाज के नासूर हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग में हो चाहे मुसलमान वर्ग में हो। आप सरकारी जमीन कब्जा करेंगे और 5,500-5,500 रुपए में आप सरकारी पट्टा देंगे उनको और माफियागिरी दिखाएंगे, गुंडागर्दी दिखाएंगे, तो भैया इस देश में कानून सबके लिए है। हाँ, ये चीज है कि जो कुछ लोग कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऋषभ तिवारी जी, चूंकि वक्त की बहुत कमी है, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से आप सारी चीजों को देख रहे हैं आप? और जो मोदी साहब लगातार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, और 370 का जिक्र बार बार हो रहा है, और 370 का जिक्र क्यों होता है ये सारी दुनिया को पता है। क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट्स क्या हैं आपके ये टूट फूट और इंडिया ब्लॉक को लेकर के? हाँ, अनम्यूट कर दीजिए, आप शायद अनम्यूट कर दीजिए जी। सॉरी, माफी चाहूंगा। अब की बार
हिंदू की भी सरकार, अब की बार मुसलमानों की भी सरकार, अब की बार क्रिश्चियन की भी सरकार, अब की बार सिखों की भी सरकार, अब की बार इस देश के एक नागरिक की सरकार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो लोग करते होंगे, हम विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मुस्लिम भी हमारे लिए उतना ही प्रिय है जितना बाकी जनता। उनको लगना भी चाहिए, उनको लगना भी चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि शपथ जो है जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या कोई जो है वो चीफ मिनिस्टर बनता है या एमएलए की शपथ लेता है, एमपी की लेता है या कोई भी शपथ लेता है, तो वो संविधान की लेता है और संविधान में सबको बराबर का जो है वो बराबरी का हक है, दिया गया है। आखिरी कमेंट आमिर शेख साहब क्या कुछ कहेंगे? G23 भी बना था कांग्रेस के अंदर बदलाव की बात वो लोग कर रहे थे। ये जो भी नेता जाते हैं वो कहते हैं कि सुनवाई नहीं है, बदलाव होना चाहिए, वो आप भी मान रहे हैं शायद। क्या फाइनल कमेंट्स है कम से कम अल्फाज में? मैं बस इतना ही कहूंगा कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन इस मुल्क के लिए हिंदू मुसलमान की मैं कहूँ यहाँ के इंसानों के लिए ठीक है, अच्छी सियासत की जाए। और जिस तरीके से एक डर का माहौल है, वो डर का माहौल, सरकार ठीक है, आप वो कहते हैं कि फिर से मोदी सरकार आएगी, मुझे दिक्कत इस चीज है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। और जब आप ये कहेंगे कि अभी जब बात हो रही थी, ये कहेंगे कि यहाँ पर उसमें जवाब दीजिए जो अब कांग्रेस के अंदर बदलाव की बात हो रही थी जी, कांग्रेस की जब बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उम्मीद रखते हैं कि जो मामला अभी चल रहे हैं, चाहे इंडिया अलायंस की बात हो रही है, जो लीडरान जो हमारे ये टूट फूट आप कह रहे हैं, ये टूट फूट और बिखराव जो है ये कम हो जाएगा और इसके लिए पार्टी को अपने लेवल पर कहीं ना कहीं सोच विचार की भी जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। और जो नेता है, पुराने लीडर्स हैं, उन्हें पार्टी के बड़े लीडर्स को, आला कमान को, उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए और महत्व देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बहरहाल आपने प्रोग्राम ये देखा, इतने लंबे वक्त तक मेरे साथ जुड़े रहे तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जो टीवी पर इस वक्त मुझे देख रहे थे, इस प्रोग्राम को देख रहे थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।